माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मैं मोती से चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना, मैं पूरा करके दिखलाऊंगा। स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल मिसाइल क्लासेस में। दोस्तों मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं आप लोगों का जो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है इसमें आप लोगों को पता होना चाहिए दो बुक है, जिसमें से मैं लेकर आया हूं बुक नंबर 1 का चैप्टर नंबर 1 का एमसीक्यू। और ये एमसीक्यू 2010 से लेकर 2024 तक जितना भी पूछे गए हैं इन सालों के बीच में सारा क्वेश्चन मैंने चैप्टर वाइज अरेंज किया है और आप लोगों के सामने मैं चैप्टर 1 आपको बताने की कोशिश करूंगा। साथ ही साथ दोस्तों ये तो मैं आप लोगों का ट्रेलर दे रहा हूं, ये तो मैं आप लोगों का ट्रेलर दे रहा हूं। पूरा मूवी अगर देखना है तो उसके लिए आपको प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करना होगा। आप प्ले स्टोर के मिसाइल क्लासेस से जैसे ही आपको डाउनलोड करेंगे आपके सामने इस तरह से बहुत सारे कोर्सेस अवेलेबल हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि सर मुझे सिर्फ इकोनॉमिक्स का स्पेशल क्लास करना है तो आप इकोनॉमिक्स का स्पेशल क्लास कर सकते हैं 299 में। अगर आप चाहते हैं सर हमें इंग्लिश कोर का स्पेशल क्लास करना है 299 में कर सकते हैं। पूरा कॉन्सेप्ट के साथ ऑनलाइन क्लास चलती है मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम पे। साथ ही साथ मेरे दोस्तों अगर आप चाहते हैं सर मैं आर्ट्स बैकग्राउंड से हूं और मुझे ऑल सब्जेक्ट का चाहिए तो ऑल सब्जेक्ट के लिए पूरे साल भर का फी ओनली फॉर 399 रुपीज में दोनों टाइम। साथ आप सभी को पता है कि एक महीना में 30 दिन होती है, लेकिन एक महीना में हमारे यहाँ पे 60 दिन होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 60 बार पढ़ाया जाता है सुबह शाम दोनों टाइम पे। तो जल्दी से जाएं कोर्स को ज्वाइन करें और आनंद लीजिए आप लोग ऑनलाइन क्लास का। जीवन में कभी भी कोई भी दुख दर्द या कुछ भी परेशानियां होगी जो नीचे नंबर स्क्रॉल जो हो रहे हैं वो नंबर को बिल्कुल आप लोग व्हाट्सएप करेंगे, हमारी टीम बैठी हुई है आप लोगों को हेल्प करने के लिए। ठीक है, तो चलिए आज की हम लोग क्लास को आगाज करते हैं और सारा क्वेश्चन आप लोग का PYQ है। और आज की जो क्लासेस हमारी चलेगी वो आर्ट्स कॉमर्स साइंस। याद रखिएगा मेरे दोस्तों ये वैलिड है आर्ट्स कॉमर्स साइंस, यानी तीनों ही स्ट्रीम में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है इन सालों के बीच में। कौन साल के बीच में सर? 2010 से लेकर 2024 तक जितना भी क्वेश्चन पूछेगा सारा क्वेश्चन को मैं अरेंज करके आपके सामने लेकर आया हूं। ध्यान से आप सभी को एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। तो मेरे दोस्तों आपके सामने पहला क्वेश्चन आकर हाजिर हो चुकी है और अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो सुनते जाना है। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आती है कि शब्द इकोनॉमिक्स की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। जो हमारा शब्द है इसकी इकोनॉमिक्स जो टर्म है आप सभी को पता है कि हम लोग इकोनॉमिक्स देख रहे हैं, तो इकोनॉमिक्स का जो शब्द है इकोनॉमिक्स ये कौन से भाषा का शब्द से लिया गया है? तो सारे स्टूडेंट्स कूद के बताएंगे सर ये ग्रीक भाषा से लिया गया है। कहां से मेरे दोस्तों? सारे स्टूडेंट्स कूद के कहेंगे सर ये हमारा ग्रीक भाषा से लिया गया है। एक एक क्वेश्चन को एकदम अपने कॉपी पे नोट डाउन कर लेना है और बेहतर तरीके से तैयारी करने के लिए प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करना होगा। अगला क्वेश्चन पे आगाज करते हैं सर। समष्टि शब्द के लिए आप यहाँ पे क्वेश्चन आता है चाहे आप कोई भी बैकग्राउंड से, तो सर समष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं और व्यष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं? बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट होता है और बहुत सारे टीचर्स भी ये डराते हैं क्या कि मेरे दोस्त आप इकोनॉमिक्स मत लीजिएगा बहुत हार्ड है। मैं कहता हूं सारा सब्जेक्ट लीजिए, बस दो चीज आपके बीच में होना चाहिए। पहला, समझाने वाला बेहतर होना चाहिए और समझने वाले के पास इतना ताकत होना चाहिए कि जब समझाने वाला समझाए तो वह बैठकर सिर्फ सुनते रहें। जब दोनों चीज के बीच में एक स्टूडेंट्स और एक टीचर्स के बीच में जब इस चीज का कॉम्बिनेशन बनती है ना तो दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट, ये तो सब्जेक्ट को दूर की बात, कोई भी काम हार्ड नहीं होती है। याद रखिएगा, बस शर्त है कि आपको राइट डायरेक्शन देने वाला व्यक्ति सही होना चाहिए। तो अगर आप राइट डायरेक्शन पाना चाहते हैं तो बिल्कुल आपको डाउनलोड करके क्लास को ज्वाइन करना है। समष्टि अर्थशास्त्र का मतलब होता है पूरे भारत का समस्त वस्तु और व्यष्टि अर्थशास्त्र का मतलब होता है सिर्फ एक परिवार के लिए, एक फॉर्म के लिए। ठीक है, एक बस इतना सिंपल याद रखना है। समष्टि से समस्त भारत का, व्यष्टि का मतलब एक, बस इतना याद रखना है। तो हम सभी से पूछा गया है मेरे दोस्तों कि समष्टि शब्द के लिए प्रयुक्त अंग्रेजी शब्द का माक्रो जो हमारा है माक्रो किस भाषा के शब्द से लिए गए हैं? तो हम लोगों को पता होगा मेरे दोस्तों, तभी तो हम लोग आंसर कर सकते हैं। तो माक्रो जो है बिल्कुल ग्रीक भाषा से लिया गया है। कहां से? ग्रीक भाषा से लिया गया है। सर एक एक बात को एकदम ध्यान रखना है, ग्रीक भाषा से लिया गया है। चलिए सर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आगाज करते हैं मेरे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की अर्थशास्त्र में व्यष्टि और समष्टि दो टर्म आती है, एक व्यष्टि और एक समष्टि शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस अर्थशास्त्री ने किया था, किस इकोनॉमिक्स ने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे
पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स दो ही टर्म पे टिका हुआ है, पहला व्यष्टि, दूसरा समष्टि। तो ये दो टर्म है, याद रखिएगा। माइक्रो और मिक्रो ये जो टर्म है ये किसने सबसे पहले प्रयोग किया था? हमसे और आपसे दोनों से पूछा गया है, तो कूद के बताएंगे मेरे भाई। याद रखिएगा, रेगनर फ्रिस। क्या? रेगनर फ्रिस। और ये मैं अपने बाप घर से क्वेश्चन नहीं लाया हूं, याद रखिएगा। सारा क्वेश्चन आपका PYQ है क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत का अर्थशास्त्री कौन है? जैसे मेरे भाई पूरे भारत नहीं, पूरे वर्ल्ड का जो अर्थशास्त्री है उसको हम लोग बताते हैं क्या? तो बताएंगे सर एडम स्मिथ, पूरे दुनिया का अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। ठीक इसी तरह से ज्योग्राफी का मैं बात करूं, ज्योग्राफी का फादर किसे कहा जाता है? तो एरेटोस्थेनिस। अगर मैं बात करूं हिस्ट्री का तो हेरोडोटस है। इसी तरह से मेरे दोस्तों आपसे हमसे पूछा गया कि इकोनॉमिक्स का फादर किसे कहा जाएगा? तो बताएंगे सर एडम स्मिथ को। लेकिन भारत में किसे कहा जाता है? तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, भारत में पूछा गया है रघुराम राजन। क्या याद रखना है मेरे दोस्तों? रघुराम राजन। एक एक क्वेश्चन को एकदम ध्यान से सुनिएगा। रघुराम राजन हमारा बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगाज करते हैं मेरे दोस्तों कि आर्थिक क्रियाओं को निम्न में से कौन से प्रकार है? आपको बताना है कि आर्थिक क्रिया। मेरे दोस्तों आर्थिक क्रिया के बारे में मैं बेहतर तरीके से आपको क्लास में समझाया हूं। जो भी स्टूडेंट्स हमारे पास स्टडी किए हैं तो उन लोगों को मैंने बताया था आर्थिक क्रिया का मतलब होता है एग्रीकल्चर से संबंधित होती है, जहां से हमें 2 रुपया इनकम होती है, जहां से हम मेहनत करके 2 रुपया अर्जित कर सकते हैं। याद रखिएगा उसको हम लोग बोलते हैं आर्थिक क्रिया। बैंक लुटेरा को नहीं कहेंगे आर्थिक क्रिया। आप बोलेंगे सर वो भी तो मेहनत कर रहा है, बिल्कुल नहीं। याद रखिएगा ऑनेस्टी पूर्वक जो लेबोरियस करते हैं, मेहनती है और मेहनत करने के बाद जो उसे प्राप्त होती है। जैसे कोई भी मैं फैक्ट्री बसा लिया हूं या मैं एग्रीकल्चर कृषि कर रहा हूं, उससे हमें जो पैसा आती है उसको हम लोग आर्थिक क्रिया के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जैसे मछली पालन हो गया, पशुपालन हो गया, पशुचरण हो गया, खनन हो गया, ठीक है ना। तो याद रखिएगा आर्थिक क्रियाओं के निम्न में से कौन से प्रकार है? तो बताएंगे सर उत्पादन करना भी होगा, उपभोग भी होगा, विनिमय और निवेश दोनों होगा। निवेश का मतलब होता है इन्वेस्ट, विनिमय का मतलब होता है लेन देन। विनिमय का मतलब क्या होता है? लेन देन। अभी तो हम लोग का मुझे मान के चलिए मुझे पिज्जा खाना है तो पिज्जा के बदले में दुकानदार को क्या दूंगा? पैसा। लेकिन उस जमाने में एक जमाना था, उस समय पैसा नहीं था, लेकिन लोग दोस्तों अपने वस्तु का आदान प्रदान करते थे। कैसे? जब उनके पास धान है, मेरे पास गेहूं है और मैं उनसे बात किया, अरे राम जी सुनो, मेरे पास ना धान है, तुम्हारे पास गेहूं है, तुम मेरे से कुछ धान ले लो और तुम मुझे कुछ गेहूं दे दो। उन्होंने कहा बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, हमारा घर द्वार ऐसी चलेगी। तो इस तरह से लोग अपने सामान का आदान प्रदान करते थे। इसी को तो विनिमय कहते हैं। क्या मेरे दोस्त? इसी को तो हम लोग विनिमय कहते हैं। याद रखिएगा। तो विनिवेश का मतलब इन्वेस्ट। मैं कहीं भी पूंजी लगा दिया हूं उसको हम लोग इन्वेस्ट कहते हैं, ठीक है। उपभोग, उपभोग का मतलब होता है मेरे दोस्तों मैं कोई सामान खरीद के लाया हूं, मैं खा रहा हूं, तो ये हमारा उपभोग है। लेकिन मैं खा रहा हूं, ये हमारा पूरा बॉडी हो गया उपभोक्ता। मेरे बात को समझ पाए? याद रखिएगा सामान का निर्माण कर रहे हैं, मान रहे थे कुरकुरे बनाना है, कुरकुरे फैक्ट्री में गए, सामान का निर्माण कर रहे हैं तो उसको हम लोग उत्पादन कहते हैं। उसको वहां से उठा करके मैंने लाया तो मैं उपभोग हो गया, मैं उपभोग हो गया। अब जैसे मैंने आपके अंदर में, अपने मुंह के अंदर में डाला, मैं पूरा बॉडी मेरा उपभोक्ता हो गया। डाउट? इतना डिटेल से बता रहा हूं मेरे दोस्त, कम से कम लाइक तो कर दीजिए वीडियो को। चलिए ठीक है, तो बताएंगे सर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी हमारा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आर्थिक क्रिया का एक उदाहरण है। आपको बताना है इसमें से आर्थिक क्रिया का उदाहरण क्या है। क्या मित्र की शादी में शामिल होना क्या आर्थिक क्रिया है? नहीं भाई, मित्र की शादी में अगर मैं शामिल होऊंगा तो मुझे कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगी, खाली खाने मिलेगा। नहीं भाई, ये सही नहीं है। दान करना प्रॉफिट आएगी? नहीं भाई, ये भी सही नहीं है। पूंजी करना, पूजा करना, क्या मैं पूजा करूंगा तो मुझे पैसा मिलेगा? नहीं भाई। लेकिन वस्तुओं का विनिमय अगर करेंगे तो मुझे मिलेगा। वस्तु का अगर विनिमय करेंगे तो मिलेगा या नहीं? सारे स्टूडेंट्स बताएं। तो सारे स्टूडेंट चीख चीख कर कहेंगे सर आपने सही कहा कि वस्तु का विनिमय होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगाज करते हैं सर। अगला क्वेश्चन है हमारा व्यष्टि अर्थशास्त्र में, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? मैंने अभी जस्ट बताया कि व्यष्टि का मतलब एक चीज के बारे में, चाहे वो एक परिवार हो, एक फॉर्म हो, एक किताब हो, और समष्टि अर्थशास्त्र का मतलब बहुत सारे किताब, पूरे भारत का फॉर्म, पूरे भारत का फैक्ट्री। याद रखिएगा। तो इस तरह से आपसे पूछा गया है व्यष्टि अर्थशास्त्र। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अकॉर्डिंग हम लोग किसको रखेंगे? तो व्यक्तिगत परिवार, एक परिवार, व्यक्तिगत फॉर्म, अपना फॉर्म, व्यक्तिगत उद्योग, अपना उद्योग,
तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, निम्नलिखित में से किसका अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। इसमें आपको बताना है, याद रखिएगा व्यष्टि अर्थशास्त्र के अकॉर्डिंग किसका अध्ययन किया जाता है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे किसका अध्ययन नहीं किया जाता है, वो देखेंगे। देखिए राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम का निर्धारण हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं, तो ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं। बिल्कुल बेरोजगारी का अध्ययन ये तो हमारे पूरे देशवासी करती है, ये भी तो होगा नहीं। सामान्य कीमत स्तर का निर्धारण ये भी हमारा समष्टि अकॉर्डिंग करता है, समष्टि अर्थशास्त्र करती है, तो बोलते हैं सर ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल हमारा सही तो हो जाएगी 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन क्या इसमें किया जाता है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र। सूक्ष्म अर्थशास्त्र को ही हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। याद रखिएगा मेरे दोस्तों, सूक्ष्म अर्थशास्त्र को ही हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। क्या, सूक्ष्म अर्थशास्त्र को ही हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, व्यष्टि अर्थशास्त्र के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट आपका सत्य है, यहाँ पे हम सभी से पूछा गया है, तो आंसर भी देना होगा ना दोस्तों। चलिए मेरे दोस्त टेंशन नहीं लेना, व्यष्टि पूछा गया है मतलब एक परिवार एक फॉर्म के बारे में हमसे डिस्कस कर रहा है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र व्यापक होता है, बिल्कुल नहीं, क्षेत्र व्यापक नहीं होता है बल्कि सीमित क्षेत्र होती है। एक परिवार कितना बड़ा होगा, ज्यादा बड़ा नहीं होगा, तो ये बात तो इन्होंने गलत बता रहा है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध राष्ट्रीय आय का निर्धारण होता है, नहीं भाई, नेशनल इनकम का काम होती है समष्टि अर्थशास्त्र का, ये भी गलत बता रहा है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत सामूहिक आर्थिक विचारों का अध्ययन किया जाता है, नहीं भाई, ये सिर्फ एक परिवार एक फॉर्म एक उद्योग का अध्ययन करते हैं, ये भी सही नहीं होगा। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यक्तिगत विचार, तो बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत इनमें से किसका अध्ययन किया जाता है। समष्टि के बारे में पूछा गया है। नेशनल इनकम राष्ट्रीय आय बिल्कुल होगा, कुल रोजगार ये भी होगा, कुल उत्पादन याद रखिएगा, जहां पे कुल शब्द लगा रहे समझ जाना मेरे दोस्त, तो वो टर्म कंडीशन फॉलो करेगी समष्टि अर्थशास्त्र में, तो बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर हमारा, माइक्रोज जिसका अर्थ होता है छोटा, किस भाषा से लिया गया है। जो माइक्रोज है जिसका अर्थ होता है छोटा, यह किस भाषा से लिया गया है। मैंने तो अभी आप लोगों को जस्ट डिस्कस करवाया, याद रखिएगा क्या मेरे भाई, तो ग्रीक क्या हो जाएगी, ग्रीक भाषा क्या हो जाएगी मेरे दोस्तों, तो ग्रीक भाषा कूद के सारे स्टूडेंट्स बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है। भारत में अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, रघुराम राजन को, लेकिन पूरे विश्व में अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है, एडम स्मिथ को। एक क्वेश्चन कंफर्म यहां से कि आएगा ही आएगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, द वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक किसने लिखा था। पुस्तक से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूरा कंफर्म है कि यहां से आएगा, पूरा कंफर्म है मेरे दोस्त, याद रखिएगा यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका पेपर में आएगा ही आएगा, इसको ध्यान से देखना है। द वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक किसने लिखा है, तो द वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक लिखा था एडम स्मिथ ने। किसने लिखा था मेरे दोस्तों, एडम स्मिथ ने लिखा था द वेल्थ ऑफ नेशन। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगाज करते हैं सर, किसने कहा। अब मेरे दोस्तों यहां से आपका क्लास और टफ हो रही है चैप्टर नंबर 1 का, क्यों, क्योंकि स्टेटमेंट से रिलेटेड दो प्रश्न, कितना, स्टेटमेंट से रिलेटेड आर्ट्स कॉमर्स साइंस कोई भी बैकग्राउंड से रिलेटेड है, स्टेटमेंट से रिलेटेड आपके पेपर में दो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अब क्या आएगा ध्यान से सुनिएगा। किसने कहा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, किसने कहा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, तो हमें आंसर पता होगा मेरे दोस्तों ये स्टेटमेंट किसने दिया था, तभी तो हम लोग कर सकते हैं। तो याद रखिएगा जो अर्थशास्त्र के फादर है उन्होंने ही कहा था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सी इसका सही उत्तर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर हमारा कि किसके अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है। याद रखिएगा मेरे दोस्तों, किसके अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है। फिर से है यहाँ एक स्टेटमेंट हमारा और आपका शुरू हो रही है और हमसे आपसे पूछा गया है कि किसके अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है, तो सारे स्टूडेंट्स कूद के बताएंगे सर मार्शल ने। क्या, मार्शल जी ने। याद रखिएगा मेरे दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी सर, ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगाज करते हैं मेरे दोस्तों। अर्थशास्त्र दुर्लभता संबंध विचार किसने दिया था। अर्थशास्त्र दुर्लभता संबंध विचार किसने दिया था। ये स्टेटमेंट देने वाले
कौन सा इकोनॉमिक्स थे? तो बताएंगे सर वो था हमारा प्यारा सा रॉबिन्स जी। कौन थे? हमारा प्यारा सा रॉबिन्स जी ने कहा था कि याद रखिएगा दुर्लभता संबंध विचार देने वाले अर्थशास्त्री कौन थे? तो याद रखिएगा रॉबिन्स। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगी। किसने कहा अर्थशास्त्र चयन का विज्ञान है? यह स्टेटमेंट किसने दिया था कि अर्थशास्त्र चयन का विज्ञान है? यह स्टेटमेंट देने वाले व्यक्ति का नाम हमसे आपसे सभी से पूछा गया है। मेरे दोस्तों मैं फिर से चीख चीख के कह रहा हूं, आर्ट्स कॉमर्स साइंस आप कोई भी बैकग्राउंड से रिलेटेड है, अगर आप चाहते हैं सर हम घर बैठे सुबह शाम ऑनलाइन क्लास करके मैं अपने तैयारी को बेटर बना सकते हैं, तो अभी डाउनलोड करें प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को। जैसे ही आप ऐप को डाउनलोड करेंगे मेरे दोस्तों, इकोनॉमिक्स का स्पेशल कोर्स मिलेगा, इंग्लिश का स्पेशल कोर्स मिलेगी। अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं तो आपको आर्ट्स बैकग्राउंड का जितना भी आपका सब्जेक्ट है सारा सब्जेक्ट 399 रुपए में आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो लेट किस बात की, जल्दी से जाएं इस क्लास को ज्वाइन करें। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक बनाया गया है, उस व्हाट्सएप ग्रुप को बिल्कुल आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए मेरे दोस्तों अगला क्वेश्चन पे आगाज करते हैं कि अर्थशास्त्र चयन का विज्ञान किसने कहा था? रॉबिन्स ने कहा था। किसने कहा था? रॉबिन्स ने कहा था सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगाज करते हैं सर, अर्थशास्त्र तर्कशास्त्र का विज्ञान है। अर्थशास्त्र तर्कशास्त्र का विज्ञान है, यह स्टेटमेंट देने वाला था सर रॉबिन्स। याद रखिए कौन था? रॉबिन्स। अगला क्वेश्चन पे आगाज करते हैं, आर्थिक सामान्य मूल्यता समस्या है। आर्थिक समस्या मूल्यता समस्या है, किसकी समस्या है? चुनाव की समस्या, उपभोक्ता चयन करने की समस्या, फॉर्म चयन करने की समस्या, या इनमें से कोई नहीं? तो बताएंगे सर उपभोक्ता में नहीं होगा, चुनाव की समस्या होगी। क्या होगी? चुनाव की समस्या। इसके बारे में मैं क्लास में बहुत बेटर तरीके से बताया हूं। ये जो क्वेश्चन मैं स्किप किया हूं, पिछला क्वेश्चन 21 क्वेश्चन 21 नंबर बहुत बेहतर तरीके से बताया हूं। ठीक है। अर्थशास्त्र की किस केंद्रीय समस्या का संबंध उत्पादन की तकनीकी के चयन से है? तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर हो जाएगी, याद रखिए कैसे उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें। इसका 4 क्वेश्चन आते हैं मेरे दोस्तों। पहला, क्या उत्पादन करें, कितनी मात्रा में उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें, किसके लिए उत्पादन करें। इन चारों के बारे में ना भर भर के सब्जेक्टिव में क्वेश्चन आती है, और इन चारों के बारे में मैंने क्लास में बहुत बेहतर तरीके से पोस्टमार्टम क्या हूं, पोस्टमार्टम में कितना ब्लड निकली है, अगर देखना है तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन, उस वक्र का नाम बताएं जो आर्थिक समस्या दर्शाती है। उस वक्र का नाम है उत्पादन संभावना वक्र। उत्पादन संभावना वक्र एग्जाम में बनाने के लिए भी आते हैं, एकदम सिंपल से बनाना है मेरे दोस्तों। कैसे बनाना है मैंने क्लास में बहुत बेहतर तरीके से बताया हूं। ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आगाज करते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्पादन संभावना वक्र की ढाल गिरती है। जो उत्पादन संभावना वक्र है इसकी ढाल कहां से कहां गिरती है? तो बताएंगे सर बाएं से दाएं की ओर। कहां से? बाएं से दाएं की ओर। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी? ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न में से कौन अवसर लागत का एक वैकल्पिक नाम है? अवसर लागत किसका वैकल्पिक नाम है? तो याद रखिएगा हस्तांतरण लागत को हम लोग अवसर लागत के नाम से हम लोग जानते हैं। याद रखिएगा मेरे दोस्तों, अवसर लागत को ही हम लोग मानते हैं किसको? याद रखिएगा हस्तांतरण लागत। और मेरे दोस्तों आप कोई भी बैकग्राउंड से रिलेटेड है, आपके पेपर में 5 से 7 मार्क्स का नंबरिकल पूछे जाएगी। याद रखिएगा नंबरिकल पूछे जाएगा जो मैथ से रिलेटेड होगा। तो नंबरिकल से रिलेटेड क्वेश्चन को यूं ही अपने हाथों से जाने ना दे। याद रखिएगा मेरे दोस्तों, यहाँ पे डेल्टा पढ़ना होगा, सिग्मा पढ़ना होगा, ठीक ना, ये सब आपको आना चाहिए। अगर आप लोग कमेंट करेंगे सर एक बार हम लोगों को डेमो दिखाइए न्यूमेरिकल से रिलेटेड, तो आप लोग जल्दी से एक बार कमेंट कर दीजिए, मैं आप लोगों को बताने के लिए तैयार हूं, बस आप लोग तैयार रहिएगा। ठीक है। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अवसर लागत का वैकल्पिक नाम क्या है? अवसर लागत का वैकल्पिक नाम है, फिर से याद रखिएगा, आर्थिक लागत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक प्रणाली के निम्नलिखित में से कौन से रूप है? आर्थिक प्रणाली निम्नलिखित में से कौन से रूप है? तो बताएंगे सर मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो बताएंगे सर मिश्रित अर्थव्यवस्था। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये भारत के बारे में आपको हमें पता होना चाहिए, क्योंकि भारत के बारे में क्वेश्चन आती है कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, तो बताएंगे सर पूंजीवादी है, समाजवादी है, या मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो बताएंगे सर मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इसको ध्यान से सुन लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगाज करते हैं सर। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर सरकार का स्वामित्व होता है? किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में, याद रखिएगा, सरकार उसका अधीन करती है, याद रखिएगा सरकार उसको कंट्रोल करती है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों होती है, इसलिए ये तो ऑप्शन नहीं होगा। पूंजीवादी में जैसे अमेरिका क्या है? अमेरिका एक पूंजीवादी देश है, तो अमेरिका के पास जो होती है वो निजी
अगर मैं फैक्ट्री ओपन किया हूं तो इसका मालिक मैं खुद हूं, सरकार मुझे कुछ नहीं कर सकती है। इसको हम लोग बोलते हैं पूंजीवादी, जो अमेरिका इसको सपोर्ट करती है, लेकिन समाजवादी में सरकार का अधीन होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर हमारा बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो मेरे दोस्तों, मैं यहां तक अभी तक आप लोगों को 27 क्वेश्चन बताया हूं जो आप लोगों का 2010 से लेकर 2024 तक पूछा गया है। चलिए हम लोग चैप्टर 2 की ओर मूव करते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि सर हम लोगों को फटाफट चैप्टर 2 भी बता दीजिए, तो उसके लिए आपको इस कोर्स में से कोई भी कोर्स को आपको ज्वाइन कर लेना है और बेहतर तरीके से तैयारी के लिए लेट ना करें। चलिए मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो।